नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन मसूद शाह के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नासिरुद्दीन महमूद के विषय में पढ़ेंगे, जिसने 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया था। यह गुलाम वंश का 8वां शासक था। तो चलिए शुरू करते हैं। तबक़ात ए नासिरी, यह ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। इस ग्रंथ की रचना मिन्हाज उस सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में की थी। तबक़ात ए नासिरी नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी। एक तरह से कहा जाए तो यह नासिरुद्दीन महमूद का जीवन परिचय ही है। तारीख़ मुबारक शाह, इसमें नासिरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा गया है कि सुल्तान की मृत्यु बीमारी से हुई है। तारीख़ मुबारक शाह ग्रंथ की रचना किसने की थी? याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। किताब ए रिहला, इसकी रचना अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें नासिरुद्दीन के बारे में मिलता है कि बलबन ने सुल्तान की हत्या की और सिंहासन प्राप्त किया। नासिरुद्दीन महमूद को 1246 में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। यह सुल्तान बनने से पहले बहराइच का राज्यपाल था। तबक़ात नासिरी ग्रंथ में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया है। मिन्हाज उस सिराज नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसके दरबारी कवि थे। नासिरुद्दीन महमूद नाम मात्र के सुल्तान थे। वास्तविक शक्ति तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में थी। तो जब नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठे थे तो उनके पास शक्तियाँ नहीं थीं, ये केवल नाम मात्र के शासक थे। जो शक्तियाँ थीं, वास्तविक शक्तियाँ, वो तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के पास थीं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और उसी समय नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित कर नाइब-ए-ममलिकात का पद प्रदान किया था। तो बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। नाइब-ए-ममलिकात बनने के बाद बलबन ने उच्च पदों पर अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर दिया, जिसमें किशुल खां को अमीर-ए-हाजिब, शेर खान को लाहौर, भटिंडा का इक़्तिदार और वज़ीर का पद अबू बकर को प्रदान किया था। 1265 में अचानक सुल्तान महमूद की मौत हो गई और बलबन को उसका उत्तराधिकारी माना गया, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था। नासिरुद्दीन महमूद को शमसी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब आगे हम गयासुद्दीन बलबन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गयासुद्दीन बलबन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गुलाम वंश का 9वां शासक है। इसने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। फुतूह उस सलातीन, इस ग्रंथ की रचना इसामी ने अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमनी राज्य के संस्थापक थे, अलाउद्दीन बहमन शाह के दरबार में की थी, जिसमें 999 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। फुतूह उस सलातीन ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। किताब ए रिहला, इसकी रचना इब्न बतूता ने की थी, जिनका वास्तविक नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था और ये अफ्रीकी देश मोरक्को के आते थे। इब्न बतूता जो थे वो उनका जो वास्तविक नाम था वो था शेख फतह अबू अब्दुल्ला और ये मोरक्को देश के यात्री थे। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसके पिता इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में बलबन को तुर्क चालीसा दल में शामिल किया था। सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार पद प्रदान किया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन को अमीर-ए-आखुर का पद प्रदान किया गया था। तो अमीर-ए-आखुर का पद अश्वशाला के मालिक, एक तरह से कहा अश्वशाला के रखवाला के रूप में इसे रजिया सुल्तान ने रखा था। तो देखा जाए तो एक तरह से सभी सुल्तानों ने इसे किसी न किसी पद पर स्थान दिया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन को अमीर-ए-हाजिब तथा हांसी के सूबेदार बनाया गया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसे अमीर-ए-हाजिब जैसे बड़े पद तथा हांसी का सूबेदार बनाया गया था। बलबन ने 1266 में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया था।
शासक बनने के बाद बलबन ने गियासुद्दीन और नियाबत-ए-खुदाई जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की, लेकिन बलबन के सामने उस समय कई समस्याएं थीं, जिसमें पहली समस्या जनसाधारण से सुल्तान के प्रति भय और सम्मान की भावना जागृत करना था। बलबन की दूसरी समस्या राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। उस समय जो पिछले शासक थे उनके कारण वो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाए थे और इसके सामने वही सबसे बड़ी समस्या थी, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना। आगे बढ़ते हैं। बलबन की तीसरी समस्या राजस्थान तथा दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में मेओ जो कि मेवाती थे उनका आतंक था, जो गरीब मजदूर और आदिवासियों की लड़कियों का अपहरण करके उनका व्यापार करते थे। बलबन ने इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश में रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने तुर्क चालीसा दल को समाप्त किया और संपूर्ण राज्य में सख्त कानून लागू किया। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत-ए-खुदाई और जिल्ले-अल्लाह मानता था। बलबन ने स्वयं का स्थान पैगंबर के बाद माना है। ये जो बलबन था ये स्वयं को जिल्ले-अल्लाह मानता था, यानी जिसे अल्लाह ने खुद भेजा हो, और ये अपना स्थान पैगंबर के बाद मानता था। बलबन निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। उसका मानना था केवल निरंकुश शासक ही अपनी प्रजा को आज्ञा पालन करवा सकता है। यह एक बहुत ही निरंकुश शासक था। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। तो जो इसके पहले जो शासक थे वो केवल इस्लाम की प्रथाओं का ही प्रचलन करते थे, और ये बलबन ने सभी धर्मों गैर इस्लामी धर्मों का प्रचलन किया था। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा प्रारंभ की थी। बलबन ने ही ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवरोज प्रथा किसने शुरू की थी, तो बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। यह ऐसा पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इसके पहले किसी भी शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाया था। सर्वप्रथम बलबन ने ही दीवाने आरिश की स्थापना की और इमादुल मुल्क को उसका मंत्री बनाया था। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार उसका बरीद-ए-मुमालिक को माना जाता है, जिसे गुप्तचर विभाग कहा गया है। इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था जो इसकी सफलता का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसे बरीद-ए-मुमालिक कहा जाता था। बलबन दिल्ली का पहला शासक था जिसने मंगोलों के भय से पश्चिमोत्तर सीमा पर किले बनवाना प्रारंभ किया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने मंगोलों जैसे आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वहाँ पर अनेक किलों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। शहजादा मुहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने उसे शहीद-ए-आजम की उपाधि प्रदान की थी। शहजादा मुहम्मद ये बलबन का बड़ा पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये उत्तराधिकारी तो यही था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, तो बलबन ने इसे शहीद-ए-आजम की उपाधि प्रदान की थी। 1286 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का सामना शहजादा मुहम्मद ने किया और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। जो शहजादा मुहम्मद था, जब 1286 में मंगोलों ने आक्रमण किया था तो इस युद्ध का सामना इसी ने किया था और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। शहजादा मुहम्मद के संरक्षण में ही अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था। ये जो अमीर खुसरो और अमीर हसन थे, ये शहजादा मुहम्मद के संरक्षण में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था। सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना का केंद्रीकरण किया था। सर्वप्रथम बलबन ने ही योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने की शुरुआत की थी और मृत सैनिकों की विधवाओं एवं उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की शुरुआत की थी। तो यह इसका काम
बहुत ही अच्छा था। ये सेना में योग्य एवं कुशल जो सक्षम व्यक्ति थे उन्हीं को केवल सेना में रखता था, और यदि युद्ध में कोई सैनिक मारा जाता था तो उसकी विधवा औरत और बच्चों की देखभाल, आर्थिक सहायता इसके द्वारा की जाती थी। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। इसकी मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो, एटा के अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये पूछा जाए तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो अमीर खुसरो को दी गई थी। इनके बचपन का नाम अमीर हसन था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक लैला मजनू है। अन्य पुस्तकें तुगलकनामा और बैजान उल फुतक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैकुबाद के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का 10वां शासक था। तो कैकुबाद, चलिए शुरू करते हैं। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी शहजादा मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को चुना था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मुहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार बनवा दिया और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनवा दिया था। उस समय कैकुबाद की उम्र 18 वर्ष थी और इसी का लाभ फखरुद्दीन मुहम्मद के दामाद निजामुद्दीन ने उठाया था। निजामुद्दीन ने कैकुबाद को इतना भोग विलासी बना दिया था कि उसने दिल्ली के निकट किलोखरी की स्थापना करके वहीं रहना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो था निजामुद्दीन, इसने कैकुबाद को इतना भोग और विलासी बना दिया था कि ये एक अलग ही स्थान पर किला बनाकर वहाँ रहने लगा और भोग विलास में लिप्त हो गया। कैकुबाद के समय शासन की बागडोर निजामुद्दीन के हाथों में रही तथा कुछ समय बाद इन दोनों के बीच मतभेद हो गए एवं कैकुबाद ने निजामुद्दीन की हत्या करवा दी थी। निजामुद्दीन की हत्या के बाद कैकुबाद ने सामना से फिरोज खिलजी को बुलाकर बरन का राज्यपाल तथा आरिज मुमालिक बना दिया और शाइस्ता खां की उपाधि दे दी। तो निजामुद्दीन की हत्या जब कैकुबाद ने करवा दी, उसके बाद सामना से फिरोज खिलजी को बुलाया और उसने उसे बरन का राज्यपाल बनाया और आरिज मुमालिक बना दिया था। और शाइस्ता खां की उपाधि भी निजामुद्दीन की हत्या के बाद कैकुबाद ने शाइस्ता खां की भी उपाधि फिरोज खिलजी को दे दी थी। इसे लकवा मार गया और इसका फ़ायदा तुर्क सरदारों ने उठाया। इसे लकवा मार गया था और इसका फ़ायदा उठाया तुर्क सरदारों ने। अब आगे हम शमसुद्दीन की उमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसने केवल 1290 ईस्वी में ही शासन किया था। कैकुबाद को लकवा मार गया और इसका लाभ तुर्क सरदारों ने उठाया। उन्होंने 3 वर्षीय क्यूमर्स को शमसुद्दीन द्वितीय का खिताब देकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया, लेकिन ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पसंद नहीं आई और 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया था। तो अब यहाँ से ये जो फिरोज खिलजी यहाँ आया है, फिरोज खिलजी का नाम, जिसे कैकुबाद ने आरिज मुमालिक और शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, तो इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी और अब खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी के साथ इलबारी वंश का अंत हुआ और दिल्ली पर एक नए राजवंश खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो गुलाम वंश यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिरोज खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और गुलाम वंश यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।